अंदर एक कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक सूखे और सुनसान रेगिस्तान में खड़े एक जहाज पर कुछ टीम मेंबर्स तैयारी कर रहे होते हैं। इस जहाज का नाम R49 स्पेसशिप है। स्पेसशिप के अंदर एक हंटर जिसका नाम मोचेंग है, वह एक कंपास देख रहा होता है। वही हंटर्स का लीडर कमांडर मार्क भी मौजूद होता है, जो अपनी टीम को रास्ता दिखा रहा होता है। चलते चलते वे लोग कई इंसानी लाशों के पास से गुजरते हैं, जो पत्थर में बदल चुकी होती है। इन लाशों को ग्राउंड फ्लैश कहा जाता है। थोड़ी देर बाद वे लोग स्पेसशिप के अंदर एक और स्टोरेज रूम में पहुंचते हैं। वहां मार्क को कुछ सप्लाईज मिलती हैं, जो अभी भी इस्तेमाल करने लायक होती हैं। उधर दूसरी तरफ एक और हंटर जिसका नाम रैम्बिंग है, उसे एक रहस्यमयी गड्ढा दिखाई देता है। उस गड्ढे के चारों तरफ बहुत सारे ग्राउंड फ्लैश के पत्थर बने हुए शरीर पड़े होते हैं। जिज्ञासा में रैम्बिंग उस गड्ढे को देखने का फैसला करता है, लेकिन वह अपने साथियों के साथ मजाक भी करता है और ऐसे दिखाता है जैसे गड्ढे के अंदर से कोई चीज उस पर हमला कर रही हो। उसके बाद मार्क मोचेंग को आदेश देता है कि वह वर्कर्स को बताए कि जो सप्लाईज मिली है उन्हें उठाकर ले जाना शुरू करें। मार्क साथ ही वर्कर्स को चेतावनी भी देता है कि वे ग्राउंड फ्लैश के पास बिल्कुल न जाएं। लेकिन दूसरी तरफ एक वर्कर जिसका नंबर 4068 है, वह चुपके से ग्राउंड फ्लैश के पास चला जाता है। वह उनके आसपास कुछ ढूंढने लगता है और तभी उसे एक कीमती चीज मिलती है, एक वॉच। अब वापस हंटर्स की तरफ उन्हें कुछ ऐसे क्लूज मिलते हैं जिनसे उन्हें लगता है कि ये स्पेसशिप बहुत लंबे समय पहले क्रैश हुआ था। इतना ही नहीं, उन्हें कुछ संदिग्ध चीज भी दिखाई देती है, ताजा क्लॉ मार्क्स। उसी समय उन्हें ऊपर छत की तरफ से एक अजीब आवाज भी सुनाई देती है। अब हम फिर से वर्कर्स की तरफ आते हैं। जब 4068 उस वॉच को लेने की कोशिश कर रहा होता है ताकि उसे ब्लैक मार्केट में बेच सके, तभी उसके आसपास एक अजीब परजीवी दिखाई देता है जिसे स्पाइन सेंटीपीड कहा जाता है। कुछ ही देर बाद उन स्पाइन सेंटीपीड्स में से एक अचानक वर्कर्स पर हमला कर देता है। ये देखकर एक हंटर जिसका नाम फैनी है, गोली चलाने में हिचकिचाती है क्योंकि वह सेंटीपीड वर्कर 3352 के शरीर से चिपका हुआ होता है। तभी एक और हंटर जिसका नाम डॉनी है वहाँ पहुँचता है और आते ही वह तुरंत अपनी गन से गोली चला देता है, लेकिन बदकिस्मती से वह गोली वर्कर को भी लग जाती है। गोली की आवाज मार्क और बाकी लोगों तक पहुँच जाती है। ये सुनकर मार्क मोचेंग से कहता है कि वह एग्जिट डोर तोड़ दे ताकि जरूरत पड़ने पर टीम बाहर निकल सके। उधर मार्क और रैम्बिंग गोली चलने की जगह देखने चले जाते हैं। अब वापस डॉनी की तरफ। जिस स्पाइन सेंटीपीड को उसने गोली मारी थी वह अभी भी जिंदा होता है, इसलिए डॉनी उसे दोबारा गोली मारता है जब तक कि वह मर नहीं जाता। लेकिन खतरा यहीं खत्म नहीं होता। धीरे धीरे और भी बहुत सारे स्पाइन सेंटीपीड्स वहाँ दिखाई देने लगते हैं। वे एक अजीब गैस छोड़ते हैं जिसका नाम सिनहोंगसू है। ये देखकर डॉनी और फैनी तुरंत उन पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन उस गैस का असर डॉनी पर होने लगता है। उसे हेलुसिनेशन होने लगती है, यानी उसे ऐसी चीजें दिखाई देने लगती हैं जो असल में होती ही नहीं। अपनी कल्पना में उसे लगता है कि पत्थर बने ग्राउंड फ्लैश के शरीर अचानक जिंदा हो गए हैं। इस वजह से डॉनी अपना कंट्रोल खो देता है और वह उन पत्थर के शरीरों पर हमला करने लगता है जो असल में जिंदा ही नहीं होते। उधर वर्कर्स 4068 और 4079 डर जाते हैं और जल्दी जल्दी वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन उनके पीछे पड़े सेंटीपीड्स आखिर में बाकी हंटर टीम पर हमला कर देते हैं। आखिरकार वे दोनों वर्कर्स मार्क और रैम्बिंग से मिलते हैं, जो उन्हें बचा लेते हैं। मार्क और रैम्बिंग तुरंत उन स्पाइन सेंटीपीड्स को मारना शुरू कर देते हैं जो उनकी टीम के लोगों पर हमला कर रहे होते हैं। उसी समय डॉनी अभी भी अपनी हेलुसिनेशन में फंसा हुआ होता है और वह पागलों की तरह हर दिशा में अपनी गन से गोली चलाता रहता है। तभी एक बहुत दुखद हादसा हो जाता है। गलती से डॉनी की गोली फैनी को लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर मार्क कोशिश करता है कि डॉनी को उसकी हेलुसिनेशन से बाहर निकाले। कुछ पल के लिए डॉनी को होश आ जाता है और जब उसे पता चलता है कि उसकी वजह से फैनी की मौत हो गई तो वह पूरी तरह से हिल जाता है। लेकिन इससे पहले कि वह संभल पाए, स्पाइन सेंटीपीड्स फिर से उसे घेर लेते हैं और उसकी हेलुसिनेशन वापस आ जाती है। तब डॉनी मार्क से कहता है कि हालात और खराब होने से पहले वह उसे मार दे। थोड़ी ही देर बाद हंटर्स की फ्लैशलाइट्स भी बंद होने लगती हैं और उसी अंधेरे में अचानक एक बहुत बड़ा राक्षस आता है जिसे पेलाहा कहा जाता है और वह अचानक डॉनी को खा जाता है। उधर मोचेंग की तरफ वे लोग अभी भी एग्जिट डोर खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा होता। इसलिए एक वर्कर फैसला करता है कि वह दरवाजा जबरदस्ती हाथ से खोलने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ मेंसेस्वर हेडक्वार्टर्स में एक आदमी जिसका नाम विक्टर है, जो डिफेंस कमांडर है, वह मेंसेस्वर के मेयर मॉर्गन को रिपोर्ट देता है। वह मॉर्गन को बताता है कि शहर की एनर्जी सप्लाई अब सिर्फ 10 डेज तक ही चलेगी। ये सुनकर मॉर्गन विक्टर को आदेश देता है कि वह नेविगेशन कंट्रोल रूम से संपर्क करे। कंट्रोल रूम में टीम बहुत व्यस्त होती है। वे लोग इस समस्या का हल ढूंढ रहे होते हैं कि मेंसेस्वर के सामने आने वाले एक बहुत बड़े तूफान को कैसे पार किया जाए। इस वजह से कंट्रोल सेंटर कमांडर जिंगनन अपनी टीम को आदेश देता है कि वे मूवमेंट सिस्टम चालू करे, मेंसेस्वर की ऊंचाई कम करे और उसकी दिशा 15
डिग्रीज बदल दें। उसके बाद जिंगनैन मॉर्गन को रिपोर्ट देता है कि हंटर टीम अभी तक मेंसाशुआ के एक्सप्लोरेशन रेंज में नहीं पहुंची है। साथ ही उन्हें एक स्टॉर्म जोन भी दिखाई देता है जो धीरे धीरे शहर के करीब आ रहा है। उधर वापस स्पेसशिप में क्योंकि उनकी फ्लैश लाइट्स बंद हो चुकी होती हैं, इसलिए टीम फैसला करती है कि वे आगे की सुरंग को लाइट स्टिक्स की रोशनी से तलाश करेंगे। कुछ ही पलों बाद अचानक एक डिवाउरर नाम का राक्षस वहाँ दिखाई देता है और तेजी से हंटर्स पर हमला कर देता है। ये देखकर हंटर्स तुरंत उस डिवाउरर पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनकी कोई भी गोली उसे रोकने के लिए काफी मजबूत नहीं होती। उधर मोचेंग और वर्कर्स मिलकर एग्जिट का रास्ता खोलने में सफल हो जाते हैं। इस वजह से हंटर्स जल्दी सप्लाईज को स्पेसशिप से बाहर ले जाना शुरू कर देते हैं। फिर मार्क मोचेंग से कहता है कि वह उसके पीछे न आए और तुरंत स्पेसशिप से बाहर निकल जाए। अब वापस मार्क और बाकी लोगों की तरफ। इस समय तक कई हंटर्स को डिवाउरर मार चुका होता है। लड़ाई करने के लिए रैन बिंग एक बॉम्ब वेपन का इस्तेमाल करती है और लगातार डिवाउरर पर हमला करती रहती है। एक समय ऐसा आता है जब रैन बिंग उस राक्षस के पकड़ में आ जाती है। ये देखकर मार्क तुरंत डिवाउरर पर गोली चलाने लगता है ताकि उसे बचा सके। फिर मार्क उस राक्षस के ऊपर कूद जाता है और उसे घायल करने की कोशिश करता है। उसके बाद दोनों जल्दी एग्जिट की तरफ भागते हैं। आखिरकार वे दोनों बाहर निकलने में सफल हो जाते हैं और डिवाउरर को स्पेसशिप के अंदर ही बंद कर देते हैं। लेकिन वह राक्षस वहीं नहीं रुकता। वह लगातार उनका पीछा करने की कोशिश करता है और बार उस दरवाजे से टकराता है जिसने उसे अंदर बंद कर रखा है। अब दृश्य बदलकर मेंसाशुआ के एक पूजा स्थान पर चला जाता है। वहाँ एक बिशप जिसका नाम चार्ल्स है, वह पल्पिट की तरफ चलते हुए दिखाई देता है। उसके साथ उसके दो मुख्य गार्ड होते हैं, द बिग डॉग सेर और पैंडी द लाइट बेयरर। इसके बाद चार्ल्स लोगों को उपदेश देना शुरू करता है और सबको प्रार्थना करने के लिए कहता है। फिर वह लोगों के बीच जाता है और कुछ चुने हुए लोगों से चार्ल्स डॉक्ट्रिन की शिक्षा के बारे में सवाल पूछता है। साथ ही उन्हें आशीर्वाद भी देता है। उसी समय एक औरत जिसका नाम चेन मिन है, जिसे वर्कर नंबर 1225 भी कहा जाता है, वह अचानक जबरदस्ती चार्ल्स के पास पहुंच जाती है। बाद में बताया जाता है कि चेन मिन नाम मेंसाशुआ में वर्कर्स या निचले वर्ग के लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके उल्टा सैंगमिन होता है जो ऊंचे दर्जे के लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी सुपीरियर्स। आमतौर पर वर्कर्स को उन पूजा स्थानों में आने की अनुमति नहीं होती जो सिर्फ सैंगमिन के लिए बने होते हैं। इसके बाद चार्ल्स वर्कर 1225 की बात सुनता है। वह बताती है कि ईयर 30 में उसका एक पति था, लेकिन मेंसाशुआ के 3 मेजर रूल्स की वजह से दोनों अलग हो गए। क्योंकि उसका पति एक सैंगमिन है, इसलिए वह चार्ल्स से गुजारिश करती है कि उसके पति का दिल बचा लिया जाए, क्योंकि उसके सीने में धातु का एक टुकड़ा फंस गया है। वह यहाँ तक कहती है कि अगर जरूरत पड़े तो वह अपना दिल भी दे देगी ताकि उसे उसके पति को लगाया जा सके। लेकिन चार्ल्स उसकी गुजारिश को साफ मना कर देता है। वह समझाता है कि 3 मेन रूल्स की घोषणा के बाद चेनमिन वर्कर्स को डिफेक्टिव जेनेटिक्स वाला माना जाता है और उन्हें बच्चे पैदा करने की अनुमति नहीं है। इसी वजह से चार्ल्स कहता है कि एक चेनमिन का खराब अंग निकालकर उसे सैंगमिन के शरीर में लगाना असंभव है। चार्ल्स ये भी कहता है कि गॉड चाहता है कि एक सैंगमिन गर्भ के साथ मरे। फिर वह सवाल पूछता है, कैसे हो सकता है कि एक चेनमिन की चीज एक सैंगमिन के शरीर के अंदर मौजूद हो। ये सुनकर 1225 बहुत गुस्सा हो जाती है और चार्ल्स के फैसले के खिलाफ चिल्लाने लगती है। इसी वजह से पांडी तुरंत उसे जोर से थप्पड़ मार देता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। अब दृश्य फिर से नेविगेशन कंट्रोल रूम में चला जाता है। जिंगनैन का एक अधीनस्थ रिपोर्ट देता है कि एक सैंडस्टॉर्म का पता चला है और वह मेंसाशुआ की तरफ बढ़ रहा है। उसी समय मार्क भी कंट्रोल रूम को रिपोर्ट देता है कि सप्लाईज इकट्ठा करने वाला उनका मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। ये खबर सुनकर कंट्रोल रूम में मौजूद सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। जब टीम आखिरकार मेंसाशुआ पहुंचती है तो वहां उनका स्वागत उनके हंटर इंस्पेक्टर इलॉन द्वारा किया जाता है। शहर के बाहर हंटर्स का स्वागत जिंगमिन भी करते हैं, जो कि वर्कर्स होते हैं। वे लोग हंटर्स का इंतजार कर रहे थे क्योंकि वे बहुत सारी सप्लाईज लेकर लौटे थे। इसके बाद जब वे रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन रूम में पहुंचते हैं तो वर्कर्स तुरंत सप्लाईज को वेयरहाउस में ले जाना शुरू कर देते हैं। वहीं वर्कर 4068 एक रोबोट चलाते हुए दिखाई देता है, लेकिन आमतौर पर वर्कर्स को उस रोबोट को इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होती। इसी वजह से जेब गुस्से में उसे डांटता है और उसे धक्का देकर एक तरफ फेंक देता है। उसी समय चर्च से 2 लोग वहां पहुंचते हैं और उनके पीछे पांडी और शेरी भी आते हैं। पांडी उन दोनों लोगों को आदेश देता है कि वर्कर 4068 को सजा दी जाए। कुछ ही देर बाद उसे सजा दी जाती है। फिर पांडी सबको मेंसाशुआ के एक कानून की याद दिलाता है। उस कानून में कहा गया है, कोई भी वर्कर या जिंगमिन बिना अनुमति के सैंगमिन के हथियारों को छू नहीं सकता। जो भी इस नियम को तोड़ेगा उसे सजा के तौर पर 12 लैशेस यानी 12 कोड़े मारे जाएंगे। जब वर्कर 4068 खुद को बचाने की कोशिश करता है तो पांडी का एक आदमी
आदमी उसे फिर से कोड़े मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसी समय मुचेंग सही वक्त पर वहाँ पहुँच जाता है और तुरंत उन्हें रोक देता है। इसके बाद मार्क पांडी को समझाता है कि अगर वे लोग वर्कर्स को ऐसे ही चोट पहुँचाते रहेंगे तो भविष्य में उनके लिए काम करने वाले लोग बहुत कम हो जाएंगे। ये बात सुनने के बाद पांडी आखिरकार पीछे हट जाता है और अपने आदमियों के साथ रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन रूम से बाहर चला जाता है। इसके बाद जिंगनैन मार्क के पास मॉर्गन का संदेश लेकर आती है। मॉर्गन उसी दिन एक मीटिंग रखने वाला है। ये सुनकर मार्क रैन बिंग से कहता है कि वह अली को अस्थायी कमांडर बना दे। कुछ ही समय बाद वे लोग मिस सेशुआ के सेंट्रल एलिवेटर पर पहुंच जाते हैं। वहाँ एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैनन दिखाई देती है, जिसका इस्तेमाल अलग अलग सेंट्रल जोन्स को जोड़ने के लिए किया जाता है। हर बार जब ये कैनन चलाई जाती है तो मिस सेशुआ के लगभग 3000 बिजली के सिस्टम तुरंत बंद हो जाते हैं। इसी वजह से इस कैनन को सिर्फ तभी चलाया जाता है जब मिस सेशुआ को बहुत ताकतवर डिवाउरर्स का सामना करना पड़ता है। कुछ देर बाद मार्क भी उस मीटिंग में शामिल होता है जो मॉर्गन ने सेंट्रल एलिवेटर के पास आयोजित की होती है। थोड़ी ही देर में सभी लोग मेयर मीटिंग रूम में पहुंच जाते हैं। मॉर्गन की तरफ से विक्टर हर सेक्टर लीडर से उनकी रिपोर्ट देने के लिए कहता है। सबसे पहले रिपोर्ट देने के लिए रैन बिंग आगे आती है। वह बताती है कि हंटर्स ने मिशन के दौरान कई जरूरी सप्लाईज इकट्ठा की हैं। इनमें शामिल है अनस्टेबल एनर्जी सोर्सेज, दुर्लभ मिनरल्स और पुराने दुनिया के कॉम्बैट इक्विपमेंट। जिंगनैन के हिसाब से हंटर्स जो सामान लेकर आए हैं वह मिस सेशुआ को लगभग 3 मंथ्स यानी 3 महीने तक चलाने के लिए काफी होगा अगर उसे सावधानी से इस्तेमाल किया जाए। वह मिशन के दौरान हुए नुकसान के बारे में भी बताती है। इनमें शामिल है एक हेवी कॉम्बैट मशीन का नुकसान, लगभग सभी वर्कर्स की जान खतरे में पड़ना और 34 सैंगमैन लोगों की मौत। इसके बाद पर्सनल रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट के बारे में रिपोर्ट देता है। वह बताता है कि अच्छे स्टाफ की भर्ती सामान्य तरीके से चल रही है। 16 ईयर्स यानी 16 साल के रिप्लेसमेंट पर्सनल अपनी आखिरी ट्रेनिंग पूरी कर चुके हैं। साथ ही जेनेटिक एनहेंसमेंट के जरिए सैंगमैन को रिप्रोडक्शन मिशंस के लिए संगठित किया गया है। इसके अलावा हर रिजर्व ग्रुप इस समय अपनी उम्र के हिसाब से कड़ी ट्रेनिंग से गुजर रहा है। इसके बाद खॉलस बोलना शुरू करता है। वह हंटर्स पर आरोप लगाने की कोशिश करता है और कहता है कि मिशन के दौरान वे लोग आलसी थे। ये सुनकर मार्क तुरंत असली स्थिति समझाता है। वह बताता है कि जमीन की सतह पर हंटर्स ने एक बहुत महत्वपूर्ण खोज की है। उन्हें सिर्फ जंगली जानवरों ने ही हमला नहीं किया था। अब दृश्य बदलकर फिर उसी स्पेसशिप पर चला जाता है जहाँ वे पहले गए थे। वहाँ हंटर्स पर कई डिवाउरर्स हमला करते हुए दिखाई देते हैं। हंटर्स पूरी कोशिश करते हैं कि इन राक्षसों को मार दें ताकि वे उनके व्हीकल्स इक्विपमेंट तक न पहुँच सकें। फिर मार्क कोरी और एरिका को ग्रेविटी सिस्टम चालू करने का आदेश देता है, लेकिन हंटर्स एक कोने में फंस जाते हैं क्योंकि और ज्यादा डिवाउरर्स लगातार वहां आने लगते हैं। उसी समय वर्कर 4068 एरिका और कोरी ग्रेविटी सिस्टम चालू करने के लिए रोबोट सूट्स के अंदर चले जाते हैं, लेकिन अचानक कोरी के ग्रेविटी रोबोट पर एक डिवाउरर हमला कर देता है। खुशकिस्मती से रैन बिंग समय पर पहुंच जाती है और उसे बचा लेती है। इसके बाद रैन बिंग जल्दी से मार्क की मदद करने के लिए दौड़ती है। सही समय पर वह उस डिवाउरर को मार देती है जो मार्क का पीछा कर रहा था। कुछ ही देर बाद मार्क अपना ग्रेविटी रोबोट सूट हासिल कर लेता है और उसे चालू कर देता है, लेकिन वर्कर 4068 उस रोबोट सूट को चालू नहीं कर पाता क्योंकि सिस्टम उसकी पहचान को स्वीकार नहीं करता और उसे इलीगल ऑपरेटर के रूप में पहचान लेता है। उसी समय रैन बिंग और मार्क कई डिवाउरर्स के झुंड से गिर जाते हैं। इसके बाद डिवाउरर्स अपने चमकते हुए टेंटिकल्स का इस्तेमाल करके आपस में जानकारी साझा करने लगते हैं। कुछ ही देर बाद सभी राक्षस एक साथ चलना शुरू कर देते हैं। फिर रैन बिंग और मार्क के बीच डिवाउरर्स के खिलाफ एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ एक हंटर को मजबूर होकर अपने ही साथी पर गोली चलानी पड़ती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक स्पाइन सेंटिपीड पैरासाइट उस व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी से चिपक जाता है। तो गाइस, यही था आज का वीडियो। आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। इसका अगला पार्ट भी जल्दी आएगा और आगे की एपिसोड्स और भी ज्यादा मजेदार होंगी, इसलिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।